बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे शंघाई ताउन तंजीम में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने शिरकत की है। उनकी शिरकत से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर क्या असरात मुरतब होंगे, कश्मीर के ऊपर उन्होंने बयान दिया, पाकिस्तान को और ख़ित्ते को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उस पर भी बात हुई। एज़ यूजुअल हमने देखा कि इस मुलाकात को लेके मनफी सियासत करने की कोशिश भी हो रही है, इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है और PTI का ये मौक़िफ़ सामने आया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को फ़िज़िकली नहीं जाना चाहिए था भारत। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इससे पहले जो मोदी साहब के ख़िलाफ़ बयान दिया था उसके बाद उनको काफ़ी थ्रेट्स भी आ रही थी, उनके बावजूद वो भारत गए हैं। काफ़ी अरसे के बाद ये एक हाई लेवल मीटिंग है जो कि भारत के अंदर हुई है और इससे बहुत लोगों को ये तवक्को है कि बर्फ़ पिघलेगी। क्या जो बॉडी लैंग्वेज है वो वाकई बहुत अहम है? क्या हाथ मिलाना ना मिलाना वाकई इतना बड़ा मसला है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बातचीत हो रही है? कुछ इसका अहवाल जो है वो आपके सामने रखेंगे। क्लाइमेट चेंज की बात की है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, कनेक्टिविटी के ऊपर जो समिट होना उसकी बात की है और कैसे शंघाई ताउन तंजीम को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली इंगेज होना चाहिए ख़ित्ते के जो मामलात और मसाइल हैं उनके हल के लिए। ये वो सारी गुफ्तगू और ओवरऑल ये इजलास कैसा रहा ये हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार इम्तियाज़ आलम साहब और हमें ज्वाइन करेंगे मुजाहिद बरेलवी साहब जो कि हमारे GTV के सीनियर कुलीग हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं और वो इस वक्त भारत में मौजूद हैं, इस दौरे को गोवा में वहाँ जाके कवर करें। और दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान की पहली डिजिटल मरदमशुमारी और उसके बाद उससे जुड़े बहुत सारे मामलात हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन लेट्स गो टू इम्तियाज़ आलम साहब। इम्तियाज़ साहब, किस तरीके से आप इस दौरे में जो जाने का फ़ैसला है और जिस तरह से इसको पाकिस्तान के अंदर डिस्कस किया जा रहा है और जैसे भारत का जो मीडिया इसको कवर कर रहा है, कैसे आप देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये एक बेमहल एतराज़ था, इसका कोई जवाब नहीं था। बिलावल भुट्टो बहुत सख्त पोजीशन ले चुके हैं वज़ीर आज़म मोदी के हवाले से। उन्होंने बहुत सख्त बयान दिए हैं, तो लिहाजा उनके जाने से पहले हिंदुस्तान में उनके खिलाफ काफ़ी सख्त रद्द अमल था। तो तकरीबन हर टेलीविज़न स्टेशन पे उनके खिलाफ बातें हो रही थी और उन्हें खुशामदीद नहीं किया जा रहा था। लेकिन जो उन्होंने तक़रीर की वहाँ पे उसका ज़्यादातर फोकस तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे था और होना भी वही चाहिए था। पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को जिस तरह के हमने सार्क को बर्बाद किया है और उसे बिल्कुल नाकाम कर दिया है, खड़ा कर दिया है बिल्कुल, उसकी तरह डील नहीं करना चाहिए SCO में। और ये बहुत पूरे यूरेशिया का एक इकोनॉमिक ब्लॉक बन रहा है जिसमें अब ईरान भी शामिल हो गया है, रूस चीन पहले थे, भारत भी है और ये एक अच्छा मौका फराहम करता है जनूबी एशिया और सेंट्रल एशिया और यूरेशिया के पूरे खित्ते के लिए। तो आज उन्होंने, मैं समझता हूँ कि अपनी तक़रीर अच्छी की जो वहाँ कॉन्फ्रेंस में की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो तिजारती रास्ते खोलने चाहिए, शाहराहें खुलनी चाहिए और पाकिस्तान एक ऐसे बहले वकूफ़ पे वाक़या है कि जहाँ पे वो एक जरिया बन सकता है, बड़ा हब बन सकता है तिजारत का। यही जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी का नया नजरिया सामने आया था, उसकी तरफ मैं समझता हूँ कि ठीक है। अच्छा, उन्होंने कुछ और दीगर बातें भी की हैं। इम्तियाज़ साहब, मैं उसके लिए वापस आती हूँ आपके पास। हमें मुजाहिद बरेलवी साहब ने ज्वाइन किया है, वो इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, इस सारे जो ताउन तंजीम का इजलास उसको कवर कर रहे हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब, सबसे पहले तो जो यहाँ पे अब एक बहुत मुतनाज़े किस्म की बातें हो रही हैं बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि हाथ नहीं मिलाया उनसे भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने। वाकई आपको कोई बॉडी लैंग्वेज में मसला नज़र आया वज़ीर ख़ारजा जब मिल रहे थे हमारे वज़ीर ख़ारजा से? ठीक है, तो ये कि कोई आप मिला के 24 घंटे का सफर था और आमतौर पर जो लोग, मैं हमेशा कहता हूँ, आप भी माशाल्लाह बड़ी सीनियर हैं, हमारे उस्ताद कहा करते थे कि उस जगह की रिपोर्टिंग नहीं करो जहां मौजूद ना हो। वो फिर सुनी सुनाई अलग अलग करके अपने अपने व्यूज देने लगते हैं। एक तो ये कि 24 घंटे जो कल जब आया हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, उनको ठहराया गया था ताजमहल होटल में जो बिल्कुल सील कर दिया गया था, कोई नहीं आ जा सकता था। हम लोगों को अपने होटलों में ठहराया गया था और मीडिया सेंटर में सारा दिन रहने को कहा था।
कल सारा दिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर से या किसी इंडियन किसी से नहीं हुई। आज हमारी मीडिया सेंटर में एक्टिविटी शुरू हुई, तो मैं इसे आपको तफसील बता दूं कि बात समझ में आ जाए कि उस वक्त भी हम सिर्फ स्क्रीन पर देख रहे थे कि ये लोग देख रहे थे, किसी ने नहीं देखा, हाथ मिलाया नहीं मिलाया, सुनी सुनाई बात है। कल जब कल्चर डिपार्टमेंट में वो गए थे और बिलावल साहब ने कहा, उन्होंने उनसे बातचीत की और नॉर्मल जैसे होता है कि इस तरह की होगी। फॉरेन मिनिस्टर की जो आज कॉन्फ्रेंस थी उसमें कोई हैंडशेक और एक या वैसा क्या नहीं हुआ। उसके बाद बिलावल साहब जो है दोपहर के वक्त जो है वो आ गए थे जहां मीडिया को उन्होंने बुलाया था, और थैंक्स उनका ये कि उन्होंने जहां हिंदुस्तान के बहुत बड़े चैनल को और बहुत बड़े सहाफी को इंटरव्यू दिया, साथ में GTV को भी के लिए भी उन्होंने अलग से 10-12 मिनट का इंटरव्यू दिया। अब इंटरव्यू में बहरहाल उनका जो हमने सवाल किए, मतलब उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा आपने जुर्रत का मुजाहरा किया, तो उन्होंने कहा हाँ यहाँ तो मेरे पोस्टर लग गए थे कि बिलावल को फांसी दो और इस तरह का। तो एक तो ये कि क्योंकि तंजीला ये समझे आप, अगर ये दिल्ली और बंबई में होता ना ये कॉन्फ्रेंस तो ज्यादा हाई प्रायोरिटी, वो एक बहुत आइसोलेटेड एक जजीरानुमा चीज है। सिलेक्टिव जर्नलिस्ट इंडियन आए थे, बैलेंस, तो वो वाला माहौल नहीं हुआ कि हर जगह तस्वीर खींच रही है, हर जगह देखा जा रहा है। तो ये वाला मैंने भी यही सवाल करा शेख हैंड का और ये सब कुछ होता रहा, लेकिन ये जरूर है कि जो जितना भी इंडिया मीडिया आता रहा वो एग्रेसिव था, और जो सबसे बड़े सहाफी थे मुझे अफसोस हुआ तो उनका ऐसा इंटरव्यू लग रहा था कि जैसे वो हुकूमत के तर्जुमान है। और मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि बिलावल साहब ने थोड़ा बहुत मुझे इंटरव्यू का वक्त मिला, मैंने कतई कोशिश नहीं की है मैं एक पाकिस्तानी के बजाय एक प्रोफेशनल सहाफी नजर आऊं जब मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। रेलवे साहब एक और नुक्ता भी बताइए कि आप ओवरऑल, क्योंकि बिलावल साहब ने ये भी कहा कि मेज़बान होने का जो काम था वो बहुत अच्छा निभाया जयशंकर साहब ने, और कहीं भी ये तासुर मुझे नहीं मिला कि इंडिया पाकिस्तान के सर ऊंची आवाज कम आ रही है तंजीला जी वो बिलावल भुट्टो ने ये भी कहा कि मेज़बान होने का जो काम था बहुत अच्छा निभाया है जयशंकर साहब ने, और जो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हैं वो असरअंदाज नहीं हुए शंघाई ताउन तंजीम के ओवरऑल इजलास पे। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, तो इसमें शंघाई कॉन्फ्रेंस ये 8 मुल्कों की थी, इनका एजेंडा फूड, एनर्जी, सिक्योरिटी था। ये और बात है कि आप भी जानती हैं कि पाकिस्तान कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, शंघाई कॉन्फ्रेंस हो, कोई नाम लेते चले जाएं, जब वह पाकिस्तान हिंदुस्तान होते हैं, जैसे कि इस कॉन्फ्रेंस में हुआ, डोमिनेट ये कर रहा था कि बिलावल उनसे मिलेंगे, जब वो पहले ही आ चुका था कि फॉरेन मिनिस्टर नहीं मिल रहा है बायोलैटरल एक दूसरे से, तो ये सवाल ही नहीं था कि बर्फ पिघलेगी, मतलब किस तरह पिघलती। यही होता था कि बिलावल साहब जाते और उससे हाथ मिला लेते या उठते आते, तो ये चीजें नहीं हुई। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि जो माहौल है इस वक्त पाकिस्तान में या इंडिया में, उनके को बड़ा करेजियस लिया गया, और इंडिपेंडेंट इंडिया के जो सहाफी थे, मैं उनसे बात कर रहा था, तो वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उनकी सॉफ्टनेस से मुतासिर थे। शायद इसका सबब ये भी है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बेटे और भुट्टो साहब के नवासे थे, हाउस होल्ड नेम है यहाँ पर भुट्टोस का, कोई और वजीर खारजा आता तो शायद इतना हम डिस्कस भी नहीं कर रहे होते। तो मैंने कहा ना, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ रिपोर्टिंग कर सकता हूं तंजीला। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू बरेलवी साहब। हम अगले सेगमेंट में एक बार फिर आपको जहमत देते हैं, लेकिन इम्तियाज साहब आपने बरेलवी साहब की बात सुनी है, और मैं भी आपसे यही सवाल करना चाह रही थी कि कश्मीर को लेके भी यहाँ पे बहुत बात होती है, और हमेशा भारत और इंडिया पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है आपस में, कश्मीर के मामले पे इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत है। आज आपने देखा कि कायरा साहब ने इस पे बयान दिया, फिर बिलावल साहब ने वहाँ पे बड़ा कैटेगोरिकल बयान दिया। उन्होंने कहा कि 19 अगस्त 19 का जो मामला है उस पोजीशन पे चला जाए भारत तो साजगार माहौल हो सकता है। एक अरसे के बाद हाई लेवल मुलाकात है, आपको लगता है कि कोई ना कोई तो ज़ाहिर एक ओपनिंग आई होगी? जैसे बरेलवी साहब कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो के लिए वहाँ पे एक्सेप्टेंस ज़्यादा है भारत में उनकी लेगेसी की वजह से। मेरा ख्याल ये नहीं है कि बिलावल भुट्टो बड़े हॉक हैं इंडिया पे, और वो पाकिस्तान में जो कोशिशें नवाज शरीफ के दौर में होती रही हैं, वो मोदी का यार कह के पुकारते थे नवाज शरीफ को, और जो पोजीशन ली है उन्होंने बीजेपी के बारे में और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में, उसमें भारत में उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा एक फिजा थी। और लोग यहाँ तक के सहाफ़ी जैसे कह रहे हैं बरेलवी साहब हमारे दोस्त, कि उनके बारे में काफ़ी मानदाना रवैया था। दूसरी बात यह है कि ये मौका नहीं था बायोलैटरल इशू छेड़ने का। फिर भी मुझे लगता है कि जो मैं आपको देख रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है
लेकिन मैं देख रहा हूं कि भारत मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करे। अब पाकिस्तान ने ये जो मौक़िफ़ लिया 370 की जो आर्टिकल है उससे जब स्क्रैप किया गया, ख़त्म किया गया और कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की गई, तो मैं हैरान हुआ कि किस तेज़ी के साथ इमरान खान ने ये शर्त आयद कर दी कि जब तक ये 370 वाला फैसला वापस नहीं होता और खुसूसी स्टेटस बहाल नहीं होता तब तक कोई बात ही नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तो कभी भी स्पेशल स्टेटस को भी नहीं मानता रहा, आर्टिकल 370 को भी नहीं मानता रहा, पाकिस्तान तो एक्सेशन को भी नहीं मानता रहा। तो फिर ये कहाँ से पुख्त लग गई? इसी तरह इंडिया शर्त लगाता है कि जी पहले आप दहशत क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करें, और मैंने आज किसी वक्त तकरीर सुनी थी, कुछ का कुछ हिस्सा इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का, उन्होंने कहा कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म होना चाहिए। और वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो समिट मीटिंग होने जा रही है SCPO की जुलाई में, या ये जो भारत की प्रेसिडेंसी में, ये इसका मौजूद सिक्योरिटी है, सलामती है, सिक्योरिटी ऑफ SCPO, सही, ये उसका एजेंडा है। बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा आज उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने पोजीशन ली है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस मामले से निकलना चाहिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि हम हर तरह के टेररिज्म को खत्म करना चाहते हैं और कर दिया है हमने, और मजीद तैयार हैं, हम टॉलरेट ही नहीं करेंगे अपनी सरजमीन पे किसी तरह की दहशतगर्दी को, तो भारत को हमें दावत देनी चाहिए कि आए बैठकर इस मसले को हल करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैं ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक के बाद वापस आती है जो जी आपने जो प्रॉक्सी वार चल रही, ठीक है इम्तियाज साहब, भी बंद होनी चाहिए। इसी से नुक्ते से मैं आगाज करूंगी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी इम्तियाज साहब कह रहे हैं कि हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन बिलावल साहब ने भी आज जो बात की, उन्होंने कहा कि साजगार माहौल पैदा होना चाहिए, साथ उन्होंने कहा अगस्त 19 वाला जो मामला है वहाँ पे वापस उस सिचुएशन को लेके जाया जाए। इसी पे बात करेंगे। इम्तियाज साहब से हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इम्तियाज साहब, ब्रेक पर जाते हुए आप कह रहे थे कि जो सिक्योरिटी का मामला है अब उस पर होना है समिट, और उसके बाद जो कनेक्टिविटी है उसके ऊपर भी एक इजलास होना है जो पाकिस्तान ने होस्ट करना है। तो आपके ख्याल में कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मामलात कुछ बेहतर होंगे, क्योंकि आपने सार्क का हवाला दिया और जितना हमने उसको नाकाम किया इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात ने, ज़ाहिर है इस तंजीम में भी वो माहौल पैदा नहीं होने दिया गया भारत की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। तो ये अच्छी शुरुआत है आपके ख्याल में? लेकिन ये जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ये आप देखें, ये ब्रिक्स के ममालिक भी मुझे लगता है कि वो भी इसमें आ जाएंगे, जिसमें ब्राज़ील है, जिसमें साउथ अफ्रीका है, जिसमें रशिया है, चाइना है, इंडिया है। इसमें बड़ी आप देखेंगे, जब डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई तो हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बहुत सख्त जो चल रही है चाइना के लद्दाख में जो फौजी झड़पें हुई है, उन्होंने कहा जब तक ये मसला हल नहीं होगा हम आगे बात नहीं करेंगे। ये इस तरह की शर्तें पहले इंडिया नहीं लगाता था चाइना के साथ, लेकिन अब चाइना ने लगाई है, और चाइना क्वाड का यानी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर जो चीन मुखालिफ महाज बना है उसका हिस्सा भी है। तो पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे इसमें एक अहम प्लेयर बन सकता है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान के चीन से ताल्लुकात हैं और जो बहुत बुनियादी नौइयत के हैं, और इसी तरह रूस के साथ अब ताल्लुकात अच्छे हुए हैं और ये गवर्नमेंट ने अच्छी पोजीशन इख्तियार की है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि कश्मीर पे जो बातचीत है उसमें जो आखिरी बात जो हमारे इंडिया पाकिस्तान में हुई वो ये थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो जंगबंदी हुई और जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का जो प्रेस रिलीज आया था, एलामिया आया था, उसमें कहा गया था कि जो माजी में जो माहदे और इत्तफाक हुआ है उनका एहतराम किया जाएगा और उन पर आगे और उन पर अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से बात आगे नहीं बढ़ी है, क्योंकि ये फौज की सतह पे ये बैक चैनल हुआ था, जनरल फैज हमीद थे और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हिंदुस्तान की तरफ से, तो ये बात आगे जारी थी। लेकिन इस वक्त तो हमारे
ताल्लुकात हाई कमिश्नर के लेवल पे नहीं है, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं है, ठीक है। और ना ही कोई आना जाना है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अलबत्ता जब जुलाई में मीटिंग होगी तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान को दोबारा एंगेज करना चाहिए। ये जो नो वॉर नो पीस की सूरत हाल है, ये ठीक नहीं है। ठीक हो गया। इम्तियाज साहब, मैं आपकी समझता हूँ मौजूदगी कि का जो मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहती हूँ। आप जो सियासी जमातों में मुज़ाकरात की कोशिशें थी, सिविल सोसाइटी की कोशिशों की क़यादत आप कर रहे थे, और अब एक बार फिर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से वक्त लिया मुज़ाकरात के लिए। लेटेस्ट कुछ बताइए, आपकी जिन जमातों से बातचीत हो रही थी, नून लीग और मौलाना फजल रहमान साहब से अभी तक आपका राब्ता नहीं हो पाया था, कोई हुआ राब्ता, कोई आपको बातचीत में कोई उनकी संजीदगी कुछ आपको? तवील बड़ी लंबी मीटिंग हुई, बाद तरावी उनके साथ काफी घंटे हम बैठे रहे। अच्छा। और उनका रवैया वाकई बड़ा सख्त है, और उन्हें बड़ी शिकायत है इमरान खान से कि जिस तरह के वो अलकाबात से उन्हें नवाजते रहे हैं। वो आलम दीन है, उनका बड़ा एक हल्का है, मजहबी हल्का है, जिसमें काफी जज्बात शिद्दत में है। इसी तरीके से ये है कि नवाज शरीफ साहब का भी इस पर काफी सख्त रिव्यू था, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस डेलीगेशन की जो हुकूमती डेलीगेशन है उसकी क़यादत सबसे जो कॉन्फिडेंट हैं, बाइतमाद साथी हैं नवाज शरीफ के, वो इसहाक डार साहब हैं, वो इसकी क़यादत कर रहे हैं। और इसमें बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि 3 बातों पे इतफाक हो गया। एक तो ये होगा कि भाई एक सारे इलेक्शन इकट्ठे हों। जब सारे इलेक्शन इकट्ठे हों तो फिर ये 14 मई को पंजाब के इंतखाब की बात तो खत्म हो गई ना। वो कि ये सुप्रीम कोर्ट में अभी फैसले की सूरत में फंसी हुई है बात। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने रवैया आज भी जो अख्तियार किया है, मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा है। हुकूमत को भी खैर सगाली से जवाब देना चाहिए। ये जो तोपें चल रही थी बहुत तेजी के साथ, शिद्दत से गोलाबारी एक दूसरे पे हो रही थी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बेंच के दरमियान, मैं समझता हूँ कि उससे निकलना चाहिए। नादलिया कमजोर करना ठीक है जमहूरियत के लिए, ना पार्लियामेंट को पछाड़ना और हुकूमतों को गिराना ये ठीक है, जो माजी में होता रहा है, जैसे इफ्तिखार चौधरी ने किया या ताकिब निसार ने किया, जो वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा। तो मैं समझता हूँ कि उससे निकलना चाहिए। और अब 3 बातों में इत्तेफाक हुआ। एक तो ये कि एक दिन इंतखाबात हों, दूसरा ये कि केयर टेकर सेटअप, तीसरा ये कि इंतखाबात ऐसे हों कि किसी को उसके नताइज सब कबूल करें। उसके लिए ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब मामला तारीख का है, तारीख में फर्क रह गया है 50-60 दिनों का, क्योंकि अगर जुलाई के आखिर में इंतखाबात हों, जैसे कि तहरीक इंसाफ का मुतालबा था, तो अगर जुलाई में नहीं होते हैं तो ये सितंबर में हो सकते हैं, अगर अक्टूबर में ना हो। लेकिन अगर ये जुलाई के आखिर में, अब देखिए बड़ा मसला है बजट का जी। बजट पार्लियामेंट के मंजूर किए बगैर IMF नहीं मानेगा, और अगला बजट भी IMF की शराइत पे बनेगा। तो तहरीक इंसाफ की जो रिजर्वेशन थी वो ये थी कि ये कोई अगले बजट में कोई बहुत बड़ी कोई रायात न दे दें, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे पास कोई मालियाती जगह ही नहीं है, इतना खजाना इतना खाली पड़ा है कि मुश्किल होगी। और कोई बहुत बड़ी ये हुकूमत अपने माशी लोगों को रिलीफ देना। ठीक है इम्तियाज साहब, थैंक यू वेरी मच। आप कह रहे हैं 3 बातों पे इत्तेफाक हुआ, चौथी पे भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद होंगे, MQM के सीनियर रहनुमा, उनसे बात करेंगे मर्दमशुमारी पे MQM को क्या तहफ़्फ़ुज़ात है। हमारे साथ रहिए जी। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे ब्रेक पर जाते हुए आपको मैंने बताया था कि MQM के सीनियर तरीन रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इस वक्त सबकी नज़रें जिस इशू पे लगी हुई हैं वो मर्दमशुमारी का मामला है। आपके साथ साथ जमात इस्लामी कराची में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मर्दमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। 15 मई तक ये मामला रहना है, और अब तक जो गिनती हुई है उसमें कराची की आबादी 1,82,00,000 सामने आई है। सबसे बड़े अगर तहफ़्फ़ुज़ात में पूछूं आपसे सारे प्रोसेस में, क्या है ऐसा मामला जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा इस पे शोर हो रहा है? तंजीला, मर्दमशुमारी का आगाज़ 20 फरवरी से हुआ और शुरू के 10 दिन सेल्फ इन्यूमरेशन के थे, यानी ख़ुद को शुमार कराएं।
मेरे ख्याल में वो पूरे मुल्क में 1.5 या 2% से ज़्यादा लोगों ने शुमार नहीं कराया और ये तजुर्बाती वो था। असल तो ऑन ग्राउंड है जहाँ शुमार कुनंदगान गलियों मोहल्लों में जाते हैं, 250 घरों का एक मोहल्ला एक ब्लॉक है, दूसरे 250 घरों का अगला मोहल्ला दूसरा ब्लॉक है। इस तरह कराची में 16,000 ब्लॉक थे ना, तो हमने इसी चीज़ का इज़हार किया कि 14,000 ब्लॉक बने थे 2017 में और 1998 में 7,000 ब्लॉक थे। तो ये ब्लॉक जो है इनका इजाफा बाकी मुल्क के इलाकों में जो इजाफा था उससे कम है, जबकि सारी आबादी का प्रेशर जो इन्फ्लक्स है अफ़गानी, उसके बाद बंगाली, बर्मी, वियतनामी, यानी मल्टी नेशनल सिटी, मल्टी एथनिक सिटी, मल्टी कल्चरल और मल्टी जो सब कम्युनिटीज़ नेशनल, यानी हर ज़बान बोलने वाला पाकिस्तानी, हर इलाके का पाकिस्तानी आपको कराची में मिल जाएगा। और हमने कहा इन सबको गिनो, एक एक फ़र्द को गिनो। तो हमारा पहला तो ये था कि 16,000 की जगह कम से कम 23-24,000 ब्लॉक होने चाहिए, उसकी हमारे पास कोई बेसिस है। अच्छा, दूसरा जो 98 में जो आबादी थी 7,000 ब्लॉक पे 1 करोड़ आई थी 1998 में, तो लामहला जब 14,000 हो गए, डबल हो गए, वही 250 ब्लॉक, घर के एक एक ब्लॉक, तो फिर आप तो एज्यूम करेंगे ना कि ये 1 करोड़ की अब 2 करोड़ हो जाएगी। वो ये हो सकता है शहरी आबादी हो, लोग कह रहे हों कि आबादी का तनासुब उस तरह से नहीं बढ़ा होगा जैसे दही इलाकों में बढ़ता है। ऐसे कैसे बढ़ता है? पूरी दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल बता दे, बनिए नौ इंसान, जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए और फिर जब से शहर बनना शुरू हुए, मुझे एक मिसाल दे दें। शहरों में क्या कोई फ्लड आ गए, ज़लज़ले आ गए? देखें 2010 से पहले जो टेररिज्म थी उससे लोग कबायली इलाकों से और शिमाली इलाकों से कराची में आकर आबाद हुए। इसी तरीके से 2005 ज़लज़ले के बाद लोग कराची में आकर आबाद हुए। इसी तरीके से 2010 और 11 के सैलाब के बाद पूरे मुल्क में सैलाब आए थे, कराची में लोग आकर आबाद हुए। और फिर गुज़िश्ता 2 सालों में जो सैलाब अंदरून सिंध आया उसका पानी अब तक नहीं खुश्क हुआ है, 1 साल होने को आया, पानी अभी भी खड़ा है वहाँ के इलाकों में। वहाँ से लोग कराची में आ गए, तो फिर उसके बाद आप क्या कसर रह जाती कराची की आबादी में। लेकिन डॉक्टर साहब अब इसमें जो सियासत है वो आपके ख्याल में सियासी वजूहात हैं, ये वाकई आपको नीयत पर शक है या आपको लगता है कि ये हमारी कैपेसिटी नहीं है? मर्दमशुमारी ज़ाहिर है एक बड़ा टेक्निकल और साइंटिफिक तरीका होता है सारी दुनिया में, आपको नीयत पे क्यों शक है पीपल्स पार्टी की? देखें, पहली बात तो ये कि इस्लामाबाद, लाहौर और पिंडी में भी शहरों में इस मरतबा आबादी की इजाफे की रफ्तार वो नहीं जो पिछली मरतबा, तो वहाँ से भी ये शोर उठाया और दिलाने पर हमारा शुक्रिया अदा किया कि इस इशू को आपने जिंदा किया, लोगों की तवज्जो मबजूल कराई। ये एक अहम तरीन मसला है पूरे मुल्क का मनसूबा का, आबादी की बुनियाद पर नुमाइंदगी, सारी बातें इस पर डिपेंड करती है। हल्का ये सब बाद में होती है, पहले तो मर्दमशुमारी आबादी आती है, तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया। अच्छा, आप देखें हर जगह मैं समझता हूँ कि टेक्निकल कोई नकाइस या ना फ्लॉज है, नियति वाज़े तौर पर नजर आती है। 1972 से ये नजर रही है कि 1951 में आबादी मुनासिब थी, 1961 में उसकी रफ्तार मुनासिब थी, 1972 में अचानक रफ्तार नीचे चली जाती है, के बाद 1998 में बेहतर हो जाती है, फिर 2017 में कम हो जाती है। जब ये अवामी हुकूमत और अवामी पीपल्स पार्टी का दौर आया है तो हमने सफ़र किया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सिंध के दही इलाकों में जो उनकी नशिस्त सीटें, अच्छा सीटें कम होने का मसला, आपको लगता है कि वो चाहते हैं कि सिंध में नशिस्तें ज्यादा हो ताकि सीएम उनका बने? उनकी सीटें कम हो जाएंगी। यहाँ की देखिए 72 से लेकर अब तक जो कोटा सिस्टम भी आया, उस कोटा सिस्टम ने एक्नॉलेज किया कि शहरों की आबादी 40% है और उसमें कराची की जो है वो 35%, बाकी हैदराबाद सखर की मिला के 5% है। 35% हम 1972 में थे विजावी रूरल सिंध, यानी रूरल सिंध के मुकाबले में। फिर ये थोड़ी बढ़ गई, इसमें इजाफा हुआ और अचानक फिर 2017 में हम 33% हो गए। और अब जो 7 अप्रैल को रिजल्ट लॉक हो रहे तो हम वहाँ से और गिराकर हम 30% रह गए पूरे सिंध का, यानी 70% पूरा सिंध और कराची सिर्फ, यानी कराची दर्द सहे भी फाख्ता और कव्वे खाए अंडे।
तो कौवा अंडे खा रहा है और फाख्ता जो है वो दर्द सह रही है। अब तो आप ये मेरे ख्याल में आप लोग फैसले को रुकना चाहिए। आप लोग ये अच्छा भी अच्छा, फायदा क्या हुआ जी, जी। कि हमारी जो पॉलिटिकल तहफ़्फ़ुज़ात थे और हमने जिन चीज़ों की निशानदेही खदशात तहफ़्फ़ुज़ात के इन्यूमरेटर्स प्राइवेट हो, पंजाब के तालीमी शोबे से और KPK के लिए आएँ, उनसे कराएं, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर सूबाई हुकूमत के अपने मुलाज़मीन अगर अपने वज़ीर तालीम और वज़ीर आला और सूबाई हुकूमत के ज़ेर निगरानी ऑपरेशनली ग्राउंड पर वो करेंगे, वो कैसे चाहेंगे? तो इन वजारतों में उर्दू बोलने वाले कराची के आपके मुहाजिर कम्युनिटी के लोग नहीं हैं आपके ख्याल में? सारे सिंधी हैं क्या? देखें, इसमें कराची से भी लिए गए ज़्यादा, अंदरून सिंध से भी इन्यूमरेटर्स आए, लेकिन कराची में भी अगर आप आके थोड़ा सा 15 सालों में 2008 से लेकर 2023 बिला शिरकत गैर जो इख्तियार और वसाइल में जो एक वन वे ट्रैफिक चला है, तो आज कराची के हालात देख रहे हैं। 40 अरब शायद मरकज़ से मिलता है साल में, तो 20 अरब सूबे से मिलता है, जबकि 4000 अरब रुपये का टैक्स देने वाला ये शहर है। तो डॉक्टर साहब, आप वज़ीर आज़म से मिले हैं, बजट आप वज़ीर आज़म से मिले हैं, जब आप अभी MQM का हिस्सा नहीं बने थे तो MQM ने जो अदम एतमाद था उसमें उन्होंने साथ दिया था मौजूदा हुकूमत का। उस वक्त भी कुछ शराइत थी, उसकी गारंटी ली थी मौलाना फजल रहमान साहब ने, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने। वो मुतालबात के ऊपर भी अभी झगड़ा मौजूद है। अब जो ये मामला है इसके ऊपर हुकूमत ने आपको, शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा आपको? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब से अभी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जब ये माहिदा हो रहा था वक्त की ज़रूरत थी और MQM ने अच्छा किया कि उस MQM को PTI की भी 4 सालों में और कराची को कुछ नहीं मिला था। 1100 अरब रुपए भी इसी तरह कागज़ों में रहे, 750 अरब था वो भी, यानी जो सैलाब आए थे उसके बाद 1100 अरब का पैकेज दिया गया था, जो 2.5-3 सालों में जिस पे अमल होना था पूरा 1.5 साल गुजर गया। उसके बाद 30 अरब रुपए के 3 नाले सिर्फ साफ़ किए थे, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो वो कह रहे थे कि मैंने कह दिया था कि जरदारी साहब से आप माहिदा कर रहे हैं, हम गारंटर हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि होना हुआना कुछ नहीं है। तो लेकिन हमने कहा गारंटर तो आप थे। वो कहने लगे हमें भी मालूम था, हम जिस तरह की, तो मैंने कहा आपको पाबंद करना चाहिए था, ये हमारी शायद टेक्निकल गलती थी कि हम उनको भी जामिन ना बनाते, इस माहिदे का हिस्सा बनाते और वो कहते कि अगर सूबाई हुकूमत ने यहाँ पर भी डंडा मारा जो वो मारती है तो फिर हम मदाखलत करेंगे और मरकज़ से MQM के इन सारे मुतालबात पर अमल दरामद करके उनके ये मसाइल हल करेंगे, क्योंकि वफाक लेकिन अभी डॉक्टर साहब आपने एक बार फिर धमकी दे दी कि हम इत्तेहाद से अलग हो सकते हैं। अब आपने दी धमकी या नहीं, पहले तो ये बताएं कि वाकई आप लोगों की तरफ से धमकी है, एग्जिस्ट करती है या नहीं थी? धमकी नहीं, बल्कि अरे ये इंतबाह जो है ना, वार्निंग बड़ी सोफिस्टिकेटेड होता है। हमने कहा हमें ये जवाज़ बताएं कि हम अब हुकूमत में क्यों रहें, हल्का बंदियों में पीपल्स पार्टी सत्तर नशिस्तें कर दी, हम बॉयकॉट पर मजबूर हुए और जमात इस्लामी को पता चला कि भाई असल में क्यों MK ने बॉयकॉट किया, भाई तुम्हारे हल्के के जमात के मेरे और PTI के और पीपल्स पार्टी के लियारी मलिर और वहाँ 20,000 15,000 में एक सीट निकल रही है। तो ये फ़र्क हो गया। एक तो बल्दियाती हल्के मरदमशुमारी में फिर एक मरतबा धांधली हुई, बल्कि धांधला हुआ, डंडा मारा गया। इसी तरीके से बल्दियाती इख्तियारात आर्टिकल 140 है क्लियर, मेरी पटिशन थी, उसमें जस्टिस गुलजार अहमद शेख ने अपने ऑफिस में का फैसला दे दिया और थ्रू किया वो। और इन्होंने माहिदे में भी मान लिया कि हम कानून 2013 का चेंज करेंगे और 140 के मुताबिक करेंगे, वो तो न वसाइल है, न इख्तियारात है, न बल्दियाती इख्तियारात। फिर भी आप हुकूमत में साथ हो जाते हैं, फिर आप सिंध में भी इत्तेहादी बन जाते हैं, पीपल्स पार्टी के पहले भी बनते रहे। अब PTI ये कहती है कि अब आपने एतमाद का वोट दिया वजीर आजम को, इसका मतलब ये लिया जाना चाहिए। असद उमर साहब का बयान था कि आपको मरदमशुमारी पे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सिर्फ ज़बानी सियासत है आपकी। देखिए, हो सकता है कि मरदमशुमारी में हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को पहली मरतबा बड़े संजीदगी से और खुलूस दिल से सुना गया, तो उसको ईमानदारी से हमारे सारे तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात को एड्रेस करने के लिए कोई सही और उसमें सिर्फ हमारी पॉलिटिकल शोर मचा से करे। जमात इस्लामी PTI को तो मैं कहता हूँ वेलकम ऑन बोर्ड, खुश आमदीद, देर आए दुरुस्त आए, आप आगे। मैंने तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी 8 प्रेस कॉन्फ्रेंसों के बाद 7 अप्रैल के भी बहुत बाद, जब 1 करोड़ 35-45 पे लॉक हो रही थी हमारी आबादी, तो हमने तो आसमान सर पे उठा लिया था और हमने तो ये कह दिया कि भाई हम हुकूमत में कैसे रह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसलिए नहीं, हमने खुद रियलाइज़ किया 32,000 इमारतों को सही नहीं गिना गया, 4,000 कच्ची आबादियों को सही नहीं गिना गया और जो 200 सोसाइटियाँ हैं गुलजार हिजरी में उनको नहीं गिना गया, इसी तरह गुलशन मेमार को नहीं गिना गया, बहरिया टाउन को नहीं गिना गया और कराची के पहाड़ी सिलसिले जो बोर्ड ऑफिस पर, मंगो पीपर और सरजानी टाउन के अतराफ में,
उनको नहीं गिना गया। ठीक तो है। ये बात अब आखिर में वक्त खत्म हो रहा है, साबित कर दी। और अब ये गिनी जा रही है तो ये 15 दिन में गिनी जाए या ये 1.5 महीने भी डॉक्टर साहब जारी। जी डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं यही पूछना चाह रही थी कि अब ये जो चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अब ये 15 मई तक हो गई तो तो अब आप इसको मॉनिटर करें कि हो रहा है, आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश आपको संजीदगी नज़र आ रही है? देखिए, मरकज़ की संजीदगी नज़र आ रही है, सेंसस कमीशन की संजीदगी नज़र आ रही है, पीबीएस की आ रही है, लेकिन सूबाई हुकूमत उस तरह जो है रिस्पांस नहीं दे रही है। तो इसलिए वहाँ से लोगों को निगरानी के लिए टीमें भेजनी है। जो मरकज़ से कह रहे, जैसे बीच में उन्होंने 7 अप्रैल के बाद जैसे टीमें भेजी, 1,45,00,000 से आज 1,00,00,000 आपने 83 या 88 का फिगर दिया, तो मेरे ख्याल में 40 लाख का जो फर्क पड़ा है। 1,82,00,000 का भी फिगर है हमारे पास। हाँ, 1,82,00,000, तो तकरीबन ये जो 37 या 38 40 लाख का जो फ़र्क पड़ा है, तो ये इसीलिए पड़ा है ना कि फिर जाके गिना गया, जो लोग रह गए थे उनको गिना गया। कोई आसमान से कोई ख्याली तो लोगों को गिना जा रहा है, लोगों को जा के गिना जा रहा है। घरों का शुमार हो रहा है कि भाई फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर गिना, 8 मंजिल हमारे थे, 6 को उड़ा दिया, 12 मंजिला 10 को उड़ा दिया, 5 मंजिला 3 को उड़ा दिया। तो ये इन्यूमरेटर्स ने जानबूझ के जो ये कोताही की है, मुजरिमाना गफलत की है, किसी पॉलिसी के तहत, बदनीयती के तहत उसको सही करना है, उसकी कड़ी निगरानी करनी है, इसको ठीक करना है। और अगर ये ठीक हो जाए तो खुदा की कसम मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सिंध के अवाम के बुनियादी मसाइल हल होंगे। MQM उनकी निजात दहिंदा है, बनेगी। हमारे जैसी ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क शायद पाकिस्तान में किसी के पास ना, हमारे जैसा तजुर्बा ना हो। आइनी इस्लाहात, सियासी इस्लाहात से लेकर जो अवाम के साथ जो अवाम के बुनियादी मसाइल हैं, मैं यकीन दिलाता हूँ कि कराची को एक मरतबा ओन कर लें, ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची। और सिर्फ कराची के हर ज़बान बोलने वाले इलाके के पाकिस्तानी नहीं, बल्कि लाहौर, पिशावर, कोयटा, भालपुर, मुल्तान, पूरे मुल्क के लोग, गिलगित बल्तिस्तान के, कश्मीर, ये सब ओन करेंगे तो आप यकीन माने कराची पाकिस्तान को बहुत आगे ले जाएगा। और ये माशी बहरान भी हल होगा। और इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिला तो ये सियासी बहरान को हल करने का भी एक फार्मूला हमारे पास है। बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब, वक्त क्योंकि कम है, वरना मैं आपके इकट्ठे होने के बाद आपसे बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही थी, ये भी मैं आपसे पूछना चाहती थी। बहरहाल जी, अगली किसी नशिस्त में पूछेंगे कि इकट्ठे होने के बाद आपके मामलात कैसे चल रहे हैं। अब तक के लिए इतना जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।